हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दिस इज विकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जो मेरे स्टूडेंट प्रीवियस क्लास देख के आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितने आराम से हमने इलेक्ट्रिसिटी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरे इलेक्ट्रिसिटी का वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां से सबसे पहले वो उस वीडियो को देख कर आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइजेज। जो एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन है वो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ओनली ऑन स्टडी कोच के अलावा। तो इसमें हम क्या क्लियर करेंगे? चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं जो पेज नंबर 193 पर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर अपॉन आर डैश इज कितना होगा? 4 ऑप्शन है इसके। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन डिसाइड करना है। तो अब हम पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई रेजिस्टेंस है आर, उसको कट किया 5 इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स जब इसको 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे इसके आर के, तो एक पार्ट कितने का होगा? 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट आर अपॉन 5, और इस एक पार्ट को इसमें के 5 पार्ट हुए। अब इन सबको काय में कनेक्ट किया? पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। मतलब एक रेजिस्टेंस है आर, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो एक पार्ट कितने का हुआ? आर अपॉन 5। तो इसमें के 5 पार्ट की बात हो रही है। तो इन सभी पार्ट्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। पहला पार्ट ले लीजिए, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, और ये 5वां। इस तरह के ये 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना? तो हर एक का रेजिस्टेंस आर अपॉन 5 निकाला है आपने ये ऊपर ये। तो यानी कि आर अपॉन 5 इसका होगा, 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 और आर अपॉन 5 इसका होगा। आगे पढ़िए। इसका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आर डैश के इक्वल होगा, बोल रहे हैं ऐसा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका? आर डैश। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अपॉन 5 हो गया, प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 5 हो गया, प्लस के 1 अपॉन आर अपॉन 5 हो गया, प्लस के 1 अपॉन आर अपॉन 5 हो गया, और प्लस के 1 अपॉन आर अपॉन 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है? R डैश है। अंडरस्टूड? तो अब मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। तो 1 अपॉन R डैश ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन R, अगेन 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 5 ही ये थे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया? R। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 25। 1 अपॉन R डैश। राइट? इतना समझ लेंगे आप। आई होप आप क्लियर हो जाएगा आपके। तो R डैश इसको पलट दीजिए आप, R अपॉन 25 आ गया है। ये R इक्विवेलेंट आ गया। बट उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है
R अपॉन R डैश। तो R अपॉन R डैश कैसे निकालेंगे? R अपॉन R डैश, R तो हमारा सेम रहेगा और R डैश कितना हो गया? R डैश की जगह पर आप R अपॉन 25 रख दीजिए, तो R से R खत्म, ये 25 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25। दैट मीन्स R अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई है निकल के। तो ऑप्शन नंबर डी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 25 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा टर्म जो है इलेक्ट्रिकल पावर को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कौन सा टर्म इसमें रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। तो मुझे यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं वन बाय वन सभी ऑप्शन चेक करूंगा और बताऊंगा कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर का आप फॉर्मूला बताइए। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इजिकल टू VI होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है। V इजिकल टू IR हो गया है, राइट? V इजिकल टू IR हो गया है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। V की जगह पे क्या पुट कर दें? IR पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? P इजिकल टू IR इंटू I की मल्टीप्लाई I से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R, यानी कि ये तो रिप्रेजेंट करता है और ये ऑप्शन में है ही। P इजिकल टू VI भी ऑप्शन में है और P इजिकल टू I स्क्वायर R भी ऑप्शन में है, तो यानी कि A और C तो नहीं होगा। अब A यानी कि A और C तो नहीं होगा। अब I यहां से निकालिए, I क्या हो जाएगा? V अपॉन R, वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, इस R से ये R खत्म, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये भी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन से बाहर है? कौन सा ऑड वन आउट है इसमें से? IR स्क्वायर, जो कि पावर का फॉर्मूला नहीं है और ना ही बन सकता है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को इन अ सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके ऊपर कितनी रेटेड दे रखी है? 220 वोल्ट और 100 वॉट, यानी कि वो ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पर और 100 वॉट वो कंज्यूम करता है। जब वो कितने पे ऑपरेट होता है? 220 वोल्ट पर। अगर वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो तो वो कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कितनी रेटिंग दे रखी है? रेटिंग दे रखी है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ये आपको रेटेड दे रखी है इलेक्ट्रिक बल्ब पे। तो मुझे V की वैल्यू दे रखी है और मुझे P की वैल्यू दे रखी है 100 वॉट। ठीक है, ये दे रखा है। P और V की वैल्यू दे रखी है, तो मेरे पास एक पावर का फॉर्मूला मुझे याद है, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा वाला फॉर्मूला। अब पावर कितनी है मेरे पास? पावर है 100, रख दीजिए यहां पर। V कितना है? 220 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो रेजिस्टेंस ही तो बताएगा कितनी वो करंट को रोक रहा है, तो उससे ही पता लगेगा कंजम्पशन कितना है। तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए इसका पहले, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, इसको 2 बार लिख दिया, ये नीचे आ गया 100 और R इधर पहुंच गया। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 22 की 22 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा? 484 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस इतना है इसका, तब वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगेन अगर वो कितने पे ऑपरेट हो, इफ इट इज ऑपरेट एट 110 वोल्ट, देन पावर कितनी होगी इसकी, कितनी कंज्यूम करेगा पावर? P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R, अगेन लगाइए। V की वैल्यू कितनी है? 110 इस बार, और रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब थोड़ी बदल गया, बल्ब तो वही है।
तो 110 को 2 बार लिखिए अपॉन 484, राइट। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा जरा बताएं, सॉल्व कीजिए आप मेरे साथ इसको। तो 11 1 11, 0 ऐसी आ जाएगा, 11 4 44, 11 4 44, अगेन 11 1 11, 0 ऐसी, 11 4 44, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 25, दैट मीन्स इतने वॉट पावर वो कंज्यूम करेगा। ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। दोबारा फिर बताता हूं, हमारे पास एक बल्ब के ऊपर रेटिंग दे रखी थी 220 वोल्ट और 100 वॉट। दैट मीन्स अगर वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। तो वहां से आप उसका रेजिस्टेंस निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और रेजिस्टेंस से हमें पता लग जाएगा कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है। तो यहां से मैंने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस आ गया 484 और रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो वो हमने निकाल लिया सभी वैल्यूज पुट करके 25 वॉट। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be। मतलब क्या कह रहे हैं, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ के हैं एंड इक्वल डायमीटर के हैं। यहां पर इन्होंने एक बात बोली सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल है स्टूडेंट तो उसका रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे और वो मटेरियल पे। तो उस मटेरियल अगर कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस सेम होगा, और उसकी लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, और डायमीटर भी सेम है। तो उसका मतलब हम तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि तीनों चीजें सेम बता दी हैं उन्होंने। अब उसको पहले कनेक्ट किया गया है सीरीज में, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी इस कॉम्बिनेशन में, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू कंडक्टिंग वायर हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। राइट, सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ है। मान लिया ये कॉपर का है, मान लिया मैंने, इसमें मेंशन नहीं है, तो ये भी कॉपर होगा। दूसरा इक्वल लेंथ, मान लिया इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ भी L ही होगी, ठीक है। तीसरा इक्वल डायमीटर, मान लिया इसका डायमीटर D है तो इसका भी डायमीटर D ही होगा। समझ रहे ना, जब ये सारी चीजें उन्होंने सेम बोल दी तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनका रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो मान लिया इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस भी R ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल होने के लिए ये सभी चीजें, ये सभी बातें होनी चाहिए, जैसे लेंथ है, डायमीटर है और मटेरियल है। मेन चीज लेंथ और मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो चलते हैं आगे। और क्या बोला है उन्होंने, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इसे आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम सीरीज में कर लेते हैं, बाद में पैरेलल में कर लेंगे। तो सीरीज में इसे कनेक्ट करेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा यहां से तो आर एस अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आर प्लस आर 2R हो गया। समझ गया बात मेरी, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं आर पी निकालूंगा, यानी कि 1/r प्लस 1/r हो जाएगा यहां से। तो कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, r एलसीएम आ गया 1 + 1 दैट इज कितना हो गया, यहां से 1/r p कर लीजिए इसे,
तो आर पी हो जाएगा, यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे, आर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आर पी, आर अपॉन टू। ठीक है, आर पी कितना हो जाएगा, आर अपॉन टू, यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला बताया था और मैंने उसकी डेफिनेशन ही बताई थी, जरा याद कीजिए क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज अ रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम और कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और मोशन। इलेक्ट्रिकल पावर एक रेट है जिस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है या फिर कन्वर्टेड होती है हीट एनर्जी में या फिर लाइट में या फिर मोशन में। तो यहां पर मैं जो हीट की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि वही तो एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो दैट मीन्स पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लगाऊंगा या फिर सीरीज के लिए लगा लूंगा। तो पहले मैं सीरीज के लिए लगा लेता हूं। क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको मैंने पी एस ले लिया सीरीज के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है तो वी का वी रहेगा। आर, आर कौन सा लगाऊं, पी एस है, सीरीज के ले रहा हूं तो आर एस ही लगाऊंगा। तो एस, आर एस कितना है मेरे पास, 2R। ठीक है, हो गई बात, नहीं हो गई ये बात? ठीक है, अब मैंने निकाला पैरेलल के लिए तो वी स्क्वायर अपॉन आर पी। सो वी स्क्वायर आर पी कितना हो जाएगा, आर अपॉन 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब ये 2 जो है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है रेशियो की, तो 2 वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने रेशियो पूछा है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेशियो पूछा है। तो पी एस इज टू पी पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2R इज टू 2V स्क्वायर अपॉन आर। ये R है। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? अब इसको जरा इस तरह से लिख दीजिए, लिख सकते हैं। तो इस V से ये V खत्म हो जाएगा और इस R से ये R खत्म हो जाएगा। ये 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा, 1/4। दैट मीन्स पी एस और पी पी, पी एस और पी पी का रेशियो 1:4 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? पी एस और पी पी का रेशियो कितना हो गया है यहां पे, 1:4 हो गया है। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे 1:4 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना आपकी इतनी बात? ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप ये आंसर मैं दिखा देता हूं आपको, 1:4। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा ये। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन एग्जैक्ट जो मैंने बताई है दोबारा रिवाइंड करके देखिए, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली कर ले जाएंगे। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इट इज वेरी इजी। वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, आपको मैंने बताया था पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर का काम क्या है, सबसे पहले ये बताइए। वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को मूव कराने के लिए जितनी वर्क एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात हो रही है, तो अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कनेक्ट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। दैट मीन्स वोल्ट मीटर को हम 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करेंगे। 2 पॉइंट्स होंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। दैट मीन्स इसका हमारा आंसर क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए सर्किट बनाता हूं मैं आपको एक।
एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया है मैंने। यहां पर एक अमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा जो ऑलवेज सीरीज में होता है कनेक्ट, ठीक है। यहां पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, ठीक है। और यहां पर इसको मुझे कुछ इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकूं। आई होप आपको ये सही से दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैं वोल्ट मीटर को लगाऊंगा जो कि ये एक पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? A voltmeter always connected in parallel between two points of the conductor. ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपके। ये इसका आंसर रहा, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब पैरेलल में कनेक्ट होगा वोल्टमीटर। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be length of the wire to make the resistance 10 ohm? सबसे पहले आप यहां तक फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था वर्ड्स प्रॉब्लम में पूरा नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, सिर्फ आधा क्वेश्चन सॉल्व करना है जहां तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 मिलीमीटर, और रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है वो कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओम? तो लेंथ कितनी होगी वायर को 10 ओम बनाने के लिए? मैं जरा हिंदी में बताता हूं आपको। कोई कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है और उसकी रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर दे रखी है। तो उसकी लेंथ कितनी होगी उस वायर की ताकि उसका रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का बन सके? समझ रहे हैं बात आप मेरी? तो वो मुझे फाइंड आउट करना है, बताता हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर कितने दे रखा है? 0.5 mm। सबसे पहले इस वायर को आप, इसको डायमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना करेंगे? तो सबसे पहले डायमीटर जो दे रखा है 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया। यहां से पॉइंट खत्म करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये डायमीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। रेजिस्टिविटी मुझे कितनी दे रखी है, यानी कि रो की वैल्यू कितनी दे रखी है? रो इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर दे रखा है मेरे पास। रेजिस्टेंस कितना मुझे बनाना है? 10 ओम का मुझे रेजिस्टेंस बनाना है इस वायर में। मतलब ये समझ लीजिए ये कोई वायर है, इसकी कोई लेंथ होगी, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, मैंने मान लिया उसकी लेंथ L है और डायमीटर उसका 0.5 मिलीमीटर था, ठीक है ना। अब उसको मुझे रेजिस्टेंस बनाना है, कितना ये बनाना है? 10 ओम, यानी कि कितना लंबा इसे करना पड़ेगा ताकि ये 10 ओम हो जाए। कितना लंबा इस वायर को करना पड़ेगा ताकि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए, ये मुझे पता है। और रेजिस्टिविटी पता है
1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है, नहीं समझे बात? चलिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखिए, कितनी हो गई 10। रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। लेंथ निकालनी है। एरिया, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रख दीजिए। आर स्क्वायर, आर मतलब डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है इतना, तो आर कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। पता है आपको, पता है रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है, तो वो मैंने यहां से निकाली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा आपके। तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर यहां पे रेडियस पुट कर दी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 3.14 से और 2.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो गया, अपॉन ये पार्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸, और यहां बचेगा खाली एल। क्लियर है ना आपके? आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं यहां सब ये कैलकुलेट करूंगा, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 122.7 मीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अबाउट 123 मीटर। यानी कि इतना लंबा वायर होने चाहिए, यानी इतना लंबा वायर होने चाहिए जब उसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। समझ आए मेरी बात? क्लियर है आपके? शायद ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर उसका डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो लिखता हूं मैं, इफ द डायमीटर गेट्स डबल, ये स्टेटमेंट लिखिए, इफ द डायमीटर डबल, तो डायमीटर डबल करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा डायमीटर का 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हाफ होती है, तो एरिया बिकम्स 4 टाइम्स। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा उसका, रेजिस्टेंस कितना था 10, आप इसको कैसे डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डायमीटर उसका डबल कर दिया, डायमीटर डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम, एरिया बिकम 4 टाइम्स। मतलब आपके बात ये क्लियर नहीं हो रही, मैं दोबारा फिर बताता हूं स्टूडेंट। इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर डबल कर दिया तो एरिया बिकम्स 4 टाइम। अगर डायमीटर डबल कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बिकम 4 टाइम। एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। जब 4 टाइम हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो उसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम हो गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज बाई फैक्टर 4, तो रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा। मैं दोबारा फिर बताता हूं आपको, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि आपके ये क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज बाई फैक्टर 4। क्या बोल रहे हैं, इफ द डायमीटर इज डबल, पहले डायमीटर इतना था अब इसको बढ़ा के इतना कर दिया भाई, तो मुझे जरा मेरे भाई मुझे बता दो कि इतने में से इलेक्ट्रॉन को निकलने में परेशानी होगी, इतने में से इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में परेशानी होगी, इतने में परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। जब डायमीटर डबल करते हैं तो एरिया 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होती है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में यहाँ पे आसानी रहेगी, यहाँ पे डिफिकल्टी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। अंडरस्टूड?
तो रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय फैक्टर 4 से डिक्रीज होगा। आई होप आपके ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे यार टीचर बना दिया मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से, तो बताओ ज़रा मुझे क्लियर हो गया आपके? ज़रा लाइक और हिट करो, जल्दी से कमेंट्स करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वैल्यूज ऑफ करंट आई flowing in a given resistors for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given below। तो करंट की वैल्यू ये दे रखी है आपको और वोल्टेज की वैल्यू यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये दे रखी है। बताना क्या है इसमें? द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। वैल्यूज दे रखी है आपको। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी आई ग्राफ प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर्स, और इन रेजिस्टर्स का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले वी आई ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। वी आई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास करंट कुछ इस तरह से दिखाएंगे आप, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। क्लियर है बात? तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है करंट की? 0.5 नोट कर दीजिए। फिर क्या है 1 नोट कर दीजिए। फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नोट कीजिए 1.6, देन 3.4 एंड देन 6.7 और 10.2 और लास्ट में कितनी है? लास्ट में इसकी वैल्यू है 13.2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वीआई ग्राफ आप जानते हैं वो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ये तो ड्रॉ कर दिया आपने वीआई ग्राफ। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं वीआई ग्राफ के थ्रू? सबसे पहले इसका स्लोप मुझे बता दीजिए आप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो वाई पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्स एक्सिस पे क्या है? करंट। और ये क्या इतना होता है? इन फ्लो के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, स्लोप जब मैंने पढ़ाया था वी अपॉन आई कितना होता है? आर, जो कि कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जब स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो इसके रेजिस्टेंस में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंजेस आ रहा है? 1.6 से 13.2 हो रहा है। तो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, उससे ही तो पता लगेगा रेजिस्टेंस। नहीं समझे आप बात मेरी? तो मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, यानी कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है ना। अब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज हुआ? इनिशियल कितना था? 1.6 और फाइनल कितना? 13.2। तो यानी कि फाइनल रखिए 13.2 और इनिशियल 1.6। सेम एज इट करंट। करंट फाइनल कितना था? 4 और इनिशियल कितना? 0.5। 4 माइनस 0.5, तो यहां से कितना आ गया? ऊपर हमने लेस किया तो 11.6 और नीचे लेस किया तो 3.5 आ गया है। क्लियर हो गई इतनी बात आपके? आई होप क्लियर हो गई होगी। तो 11.6 को हमने 3.5 से डिवाइड किया तो 3.314 ओम ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास। क्लियर है बात आपके? ये इतनी 3.314 ओम ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है ना। इतनी ओम ये वैल्यू आ गई है। मैं दोबारा फिर बताता हूं आपको। सबसे पहले वीआई ग्राफ ड्रॉ किया। वीआई ग्राफ में आप स्लोप क्या होता है ये मुझे बताइए। वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है? करंट। ये लिख दिया मैंने। अब रेजिस्टेंस ये वी अपॉन आई कितना होता है? यानी कि आर। आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वीआई ग्राफ से? सबसे पहले आप बताइए मुझे चेंज इन करंट कितना हुआ है, चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज, फाइनल जो है पोटेंशियल डिफरेंस 13.2
अपॉन और इनिशियल क्या है 1.6, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इतना है 13.2 और इनिशियल कितना है 1.6। सेम इज चेंज इन करंट कितना हुआ है, फाइनल कितना है 4 और इनिशियल कितना है 0.5। तो ये वैल्यूज रख दी। ये वैल्यूज रखने के बाद इसको जब डिवाइड करेंगे 3.314 ओम आ जाएगा। समझे ना, मतलब मोटी मोटी बात ये है कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट करके ही रेजिस्टेंस यहां से वीआई ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर्स, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर इन अ सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। 12 वोल्ट की बैटरी एक अननोन रेजिस्टर्स में कनेक्टेड कर दी गई है और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 2.5 मिली एम्पीयर। 2.5 मिली एम्पीयर करंट उसमें सर्किट में फ्लो हो रही है। उस रेजिस्टर्स की यानी कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। मतलब हमें रेजिस्टेंस निकालना है कितना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं फिगर के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको। देखो फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की बैटरी है और वो एक अननोन रजिस्टर से कनेक्टेड है। ये रजिस्टर समझ लीजिए आप, ये अननोन रजिस्टर से, पता नहीं मुझे किसकी वैल्यू कितनी है, मान लिया उसको आर है। ठीक है ना, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। ये करंट इसमें फ्लो हो रही है। क्लियर है बात, ये करंट की डायरेक्शन रही। तो उस अननोन रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट कीजिए। तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। ठीक है, ठीक है। ओम्स लॉ लगाइए बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = I × R। ठीक है, V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 12, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे पॉइंट उड़ाऊंगा और यहां जीरो बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ेगा। तो यहां कितना हो गया 120/25 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। अब क्या कर देंगे इसमें 120 और ये 10⁻³ ऊपर ले आइए न्यूमरेटर में। तो इस तरह से हो गया ये। अब आप सिंपली इसे 3 जीरो यहां बढ़ा लीजिए और यहां 25 हो गया। ठीक है, 25 4 × 100, ये 4, 12 4 × 48, 100 ओम ये आ गया है। ठीक है, अब 4800 ओम को किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहां पर आप सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.8 किलो ओम, आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है आपके ये 9 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ये सभी रेजिस्टेंस एक बैटरी से कनेक्टेड हैं सीरीज में, जो बैटरी है 9 वोल्ट की। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर्स, मतलब 12 ओम रजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, करंट सभी रजिस्टर्स में सेम होगा। करंट सभी रजिस्टर्स में
सेम होगा। क्यों? ऐसा रीजन ये है क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में करंट इक्वल रहता है। पहली बात समझ में आई नहीं आई बात? सीरीज में करंट इक्वल रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं फिगर बनाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखो यार, यहां पर रेजिस्टर्स हैं। सबसे पहले 0.2, फिर इसके बाद 0.3, 0.4, 0.5 और ये लास्ट में 12 ओम। यानी कि सबसे पहले कौन सा रेजिस्टर है? 0.2 ओम, फिर उसके बाद 0.3 ओम, फिर उसके बाद 0.4 ओम और फिर ये है 0.5 ओम और लास्ट में 12 ओम। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है यार। देखो यार, मुझे ध्यान से सुनो, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। और बैटरी कितने वोल्ट की है? ये 9 वोल्ट की बैटरी है यार। समझ रहे हो बात मेरी? ये 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। समझ गए नहीं समझ गए बात मेरी? आई होप समझ गए होगे आप लोग। ये 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो करंट यहां से आई फ्लो हो रही है, यहां पर भी आई रहेगी, यहां पर भी आई रहेगी, यहां सब में करंट सेम रहेगी, सेम फ्लो होगी और यहां से सेम करंट निकलेगी और ये सेम करंट इसमें नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सबको ऐड कर दीजिए। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 सबको ऐड करके कितना आ जाएगा? 13.4 आ गया है। समझ गए बात आप मेरी? सबको ऐड करके 13.4 आ गया है। ठीक है, इतने ओम आ गया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 13.4 आ गया है। यानी कि अब मुझे निकालना क्या है? मुझे करंट निकालनी है। करंट के लिए V = IR, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। ओम्स लॉ होता है, यहां से I की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, I क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, V कितना है? 9 वोल्ट की बैटरी लग रही है तो 9 और R कितना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि RS रख दीजिए आप इसे। तो RS कितना है? 13.4। राइट, यहां से पॉइंट रहूंगा, मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आप डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा 0.6716 एम्पियर। ये वैल्यू आपको मिलेगी जब 90 को 134 से आप डिवाइड करेंगे। जब 90 को 134, ये जो टर्म है नीचे वाला नंबर, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको यहां एक वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 0.6716 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब 12 ओम रेजिस्टर्स में निकालना है। तो ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सारी रेजिस्टर्स कनेक्टेड सीरीज हैं तो यहां पे 0.6 होगी, यहां पे भी 0.6 होगी, यहां पे भी 0.6 होगी, यहां पे भी 0.6 होगी, तो 12 में भी 0.6 ही करंट होगी। तो क्या लिखेंगे आंसर में? इन 12 ओम रेजिस्टर्स, इन 12 ओम resistors the current will flow, the current will flow कितनी फ्लो होगी? 0.616 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है आपके ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। सॉरी, मतलब क्या बोल रहे हैं? कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्ट करे जाएंगे पैरेलल में जो 5 एम्पियर और 220 वोल्ट लाइन को सह सकें। मतलब मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि 176 ओम का एक रेजिस्टर्स है, वो पैरेलल में कितने कनेक्ट करे जाएं जो 5 एम्पियर करंट को कैरी कर सकें।
मतलब क्या बोल रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मतलब कह रहे हैं 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए, जो कि 5 एम्पियर करंट कितने की लाइन पर है, 220 वोल्ट की लाइन पर है। तो 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए कितने 176 ओम यानी कि 176 ओम के रेजिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में। मतलब पैरेलल में कितने 176 ओम के रेजिस्टर कनेक्ट करने पड़ेंगे जो 5 एम्पियर करंट को सह सकें, कैरी कर सकें, उसको फ्लो कर सकें। ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है ना, आपकी बात क्लियर हो गई होगी आई होप, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले अप्लाई कीजिए ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर। ठीक है ना, V इजिकल टू आई आर। तो यहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आपको रेटिंग कितनी दे रखी है, आपको 5 एम्पियर करंट ये टोटल करंट दे रखी है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट की, ये दे रखी है, यानी कि ये टोटल है। तो इसका मतलब मैं पोटेंशियल कितना पुट करूंगा 220, करंट मुझे पता है कितनी है 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस मैं यहां से इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। ठीक है ना, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 220 अपॉन 5, यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 44 ओम, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ईच रेजिस्टर्स कितने का है, ईच रेजिस्टर्स 176 ओम इन पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो कितने रेजिस्टर्स हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे ये बताना है। ठीक है, सही बात है। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मैंने मान लिया n। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, 176 बड़ी है, और छोटा वाला कौन सा है 44, यानी कि एक रेजिस्टर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 है, और ईच रेजिस्टर कितना है 176। तो बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, और आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कितनी 4, यानी कि 4 रेजिस्टर्स की जरूरत है। बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4 रेजिस्टर्स। क्या आ जाएगा 4 रेजिस्टर्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में, तो वो 5 एम्पियर करंट को कैरी कर सकते हैं इजिली एट 220 वोल्ट लाइन। अंडरस्टूड, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। आपको किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा 6 ओम का रेजिस्टर, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। मतलब 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, आपको उन्हें किस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि उनका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम आए और 4 ओम आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं 3 रेजिस्टर्स हैं 6 ओम के, दैट मीन्स 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच। हर किसी का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी जरा खराब हो रही है, डोंट माइंड। तो पहला क्या बोल रहे हैं, पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं ईच टू गेट 9 ओम, मतलब टू गेट 9 ओम, सॉरी टू गेट 9 ओम, मतलब 9 ओम कैसे आएगा, ये मैं कैसे कनेक्ट करूं 6 ओम के 3 रेजिस्टर 9 ओम कैसे आ जाए। तो मैं कनेक्ट करता हूं 2 पैरेलल में, और एक सीरीज में। देखिए फिर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको, 2 पैरेलल में और एक सीरीज में। तो अब मैं इसको आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। मैं जब इसे पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो इसका जब मैं पैरेलल रेजिस्टेंस निकालूंगा, किस तरह से निकालते हैं आपको पता है, R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं इसे R1 लेट कर लूँ और इसको R2 लेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, और ये R3 लेट कर लीजिए आप, तो R1 R2 R1 प्लस R2, R1 R2 यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये हो गया 36 और ये हो गया 12, 12 3 ज़ा 36 यानी कि 3। अब इसमें ये R3 ऐड हो जाएगा हमारा, तो ये तो हमारा R फर्स्ट ले लीजिए आप इसे, R फर्स्ट। तो RP जब मैं निकालूंगा यानी कि पैरेलल वाला केस में जब मैं निकालूंगा R इक्विवेलेंट निकालूंगा, सॉरी यहाँ से RP नहीं निकालूंगा स्टूडेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट निकालूंगा। जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो 3, इसका तो पूरा एक आ गया 3 और ये आगे का हो गया 6, यानी कि 3 प्लस 6 को मुझे ऐड करूंगा क्योंकि ये तो सीरीज में हो जाएगा। अरे भैया इन दोनों को मैं जब आंसर लेके आया तो 3 ओम आ गया, 3 ओम जब आ गया तो इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया। क्या रेजिस्टेंस बन गया, ये बन गया, ये 3 ओम बन गया जो कि कनेक्टेड है इनके साथ। अब मुझे ये बता दो मेरे भाई, ये इसको मैंने R फर्स्ट मान लिया, इस ये R3 ऑलरेडी है, ये दोनों काय में कनेक्टेड हैं, ये दोनों तो सीरीज में हो गए यार, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 9 ओम, आ गया आपका आंसर 9 ओम। तो अब मैं आंसर में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कनेक्ट 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कनेक्ट 2 इन पैरेलल और देन 1 इन सीरीज, ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, कनेक्ट 2 इन पैरेलल, 2 इन पैरेलल, then put that in series, then put that in series with third, समझ गया बात अब मेरी, मतलब कनेक्ट 2 इन पैरेलल, 2 को पैरेलल में कनेक्ट किया, देन पुट दैट, और इन दोनों को सीरीज वाले यानी कि थर्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, ये इसका आंसर रहा। समझ गए मेरी बात, बहुत इजी है यार, दोबारा से रिवाइंड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन कराता हूं, ऑप्शन नंबर 2। देखो मुझे फॉलो करते रहो, मैं तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। टू गेट 4 ओम, अब 4 ओम कैसे लेके आए, 4 ओम कैसे लेके आऊं मैं, ये बताओ पहले मुझे जरा, 4 ओम कैसे लेके आऊं। टू गेट 4 ओम मतलब टू गेट 4 ओम किस तरह से मैं कनेक्ट करूं कि ये 4 ओम आ जाए यार। देखो 2 मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं और थर्ड वाला मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा इनके साथ, यानी कि 6 ओम, 6 ओम और ये 6 ओम, इसे R1 ऐड कर लीजिए, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास R फर्स्ट निकल के आएगा, या फिर RS कह सकता हूं मैं उसे, RS भी कह सकता हूं मैं उसे। RS कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 6 प्लस 6 यानी कि 12 हो गया है। कितना हो गया है स्टूडेंट, 12 हो गया है। अब ये नया रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा, मैं ये इन दोनों का एक बन जाएगा, जो ये बन के आएगा 12 ओम वाला रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। वो थर्ड वाले के साथ होगा, जो थर्ड वाला ऑलरेडी 6 ओम है। अब ये दोनों काय में कनेक्टेड हैं, ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये दोनों तो पैरेलल हो गए भाई मेरे, अरे मेरे भाई ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए। अब पैरेलल को कनेक्ट कीजिए, इनका निकाल लीजिए 1/RP, RP कैसे निकलेगा, इस ये कौन सा है आपका RS निकल के आया है और ये R3 है, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, इस तरीके से करते हैं जब डायरेक्ट करते हैं, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 यानी कि 18, 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 4 12, यानी कि आ गया 4 ओम। आया मजा नहीं आया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आया 4 ओम आ गया, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई आपके बात, तो क्या लिख सकते हैं, कनेक्ट 2 इन सीरीज, कनेक्ट 2 इन सीरीज, connect 2 in series, then put
that in parallel with third, मतलब दो को सीरीज में कनेक्ट करो, फिर थर्ड के साथ जो आंसर आए उन दोनों का उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। समझ में आ गई बात या नहीं आई समझ में? हाँ बोलो, कमेंट में लिखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन are rated 10 volt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current कितना है? 5 एम्पियर। मतलब सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन करे गए हैं, वो यूज किए गए हैं किस लाइन पर? 220 वोल्ट लाइन पर वो डिजाइन किए गए हैं, यूज किए गए हैं, और आर रेटेड ऑन पे रेटेड कितनी है? 10 वॉट। हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, कितने लैंप्स कनेक्ट हो सकते हैं पैरेलल में विद ईच अदर, कितने की लाइन पर? 220 वोल्ट की लाइन पर, ताकि वो मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितना हो जाए? 5 एम्पेयर का अलाउ कर दें। चलिए बताता हूं मैं, यानी कि नंबर ऑफ बल्ब वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप करंट की बात हो रही है तो टोटल करंट निकालनी है सबसे पहले आप। तो टोटल करंट कैसे निकलेगी आपकी? फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। पावर कितनी दे रखी है आपको? 10 वॉट, और सप्लाई कितनी दे रखी है? 220, और करंट आपको निकालना है, ये इक्विवेलेंट करंट है टोटल करंट। तो I इज इक्वल टू 10 अपॉन 220, 0 से 0 खत्म, 1 अपॉन 22 एम्पियर। इसको बस इतने ही छोड़ दें, अभी मैं बता रहा हूं क्या करना है आगे। अब क्या बोल रहे हैं आगे? क्या बोला उन्होंने? इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। मैक्सिमम अलाउएबल करंट कितनी है? 5 एम्पियर। तो मैक्सिमम या फिर टोटल करंट कितनी है? मैक्सिमम या फिर टोटल करंट, मैक्सिमम या टोटल करंट कितनी है? 5 एम्पियर है, ठीक है ना। तो नंबर्स निकालें, यानी कितने बल्ब कनेक्ट हो सकते हैं 5 एम्पियर पे। तो भैया 5 एम्पियर पे कितने बल्ब कनेक्ट हो सकते हैं? टोटल वैल्यू कितनी है करंट की? 5 एम्पियर। उसको ये वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि ये किसकी करंट है? जो एक ले रहा है हमारा, जो एक बल्ब ले रहा है करंट, वो इतनी ले रहा है। तो टोटल करंट से को आप इस वाले नंबर से डिवाइड कर दी। ये मैंने करंट कौन सी निकाली? मैंने ये वो करंट निकाली है जो कि एक बल्ब ले रहा है करंट, ठीक है ना, वो करंट निकाली है। तो इस बड़ी वाली करंट को छोटी वाली करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। यानी कि ये है छोटी वाली 122 और जो बड़ी वाली है 5 एम्पियर, यानी कि जो टोटल है। तो 5 एम्पियर को जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन के नीचे अपॉन के नीचे अपॉन होता है। तो 5 इंटू 22 अपॉन 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 110, यानी कि 110 बल्ब हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं दोबारा सिखाता हूं आपको क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं 10 वॉट का बल्ब, और सप्लाई कितनी दे रहे हैं? वो 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। तो 10 वॉट के बल्ब कितने कनेक्ट किए जा सकते हैं पैरेलल में? 10 वॉट के बल्ब कितने कनेक्ट किए जा सकते हैं पैरेलल में, जो 5 एम्पियर करंट को कैरी कर सके? मतलब 5 एम्पियर करंट के अंदर कितने बल्ब जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बल्ब कितनी करंट लेता है वो निकाल ले लूं। तो P इक्वल टू VI, P की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, I। तो यहां से मैंने I निकाली, यानी कि एक सिंगल है, मतलब सिंगल बल्ब की रेटिंग है। ये सिंगल बल्ब जो है हमारा इतनी करंट लेगा, सिंगल बल्ब इतनी करंट लेगा 10 अपॉन 220। तो एक सिंगल बल्ब इतनी करंट ले रहा है। तो मैक्सिमम टोटल करंट कितनी है? इतनी। इसको आप एक सिंगल बल्ब की करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line
हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन थ्री केसेस, तीनों केसेस में करंट क्या होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है, टू कॉइल्स ए एंड बी दे रखी हैं, टू कॉइल्स ए एंड बी, ए और बी आपको दे रखी हैं और हर किसी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ईच 24 ओम अक्रॉस कितनी सप्लाई पर, 220 वोल्ट पर। इतनी बात आपको गिवन है। सबसे पहले वो सेपरेटली कनेक्ट होना है। क्या बोला क्वेश्चन में, दोबारा पढ़िए। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर और हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। मतलब एक कॉइल है, वो कितने की सप्लाई से, 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। सेपरेटली यूज हो रही है, पहले एक कनेक्टेड है ए वाली, फिर दूसरी वाली कनेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है, इतनी बात। ये बी वाली हो गई, इसका भी रेजिस्टेंस 24 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस 24 ओम है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए व्हेन यूज सेपरेटली, व्हेन यूज्ड सेपरेटली, सेपरेटली V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे और यहां से करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है, 220 वोल्ट, दोनों ही केस में रख दिया है यहां पे। R रेजिस्टेंस कितना है, 24। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट अबाउट 9.16 और 67 एम्पेयर ये करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सॉरी, क्लियर है बात। अब पहले तो सेपरेटली यूज किया गया, यानी कि दोनों कॉइल्स को अलग अलग 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया। अब उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा क्या बोल रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। चलिए सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। सीरीज में कनेक्ट किया गया, ये ए है, ये बी है, ये 24 ओम है और ये भी 24 ओम है, ये प्लस ये माइनस, 220 वोल्ट की सप्लाई सेम है। समझ रहे हैं बात। इन सीरीज में, सीरीज में सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना होगा, 24 प्लस 24 दैट इज 48 ओम, राइट। अब इसी करंट निकालिए, करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या है आर एस, ये 48, सॉरी यहाँ पर वोल्टेज कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 48। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कितनी होगी 4.5833 एम्पेयर, इतने अप्रॉक्स वो वैल्यू होगी जब वो सीरीज में कनेक्टेड होगी। समझ गया। अब नेक्स्ट इन पैरेलल, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कॉइल तो क्या होगा, जरा देखें। ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है लेकिन सप्लाई तो सेम ही है ना। सप्लाई क्या है, अगेन 220 वोल्ट है और ये 24 ओम ए वाला और ये 24 ओम बी वाला, ठीक है, दोनों ओम में रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे ज़रा बताएंगे आप, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ सबसे पहले मैं। आर पी कैसे निकलता है यहाँ पर आपको पता होगा स्टूडेंट कि आर पी हम कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24, इस तरह से भी निकलता है। तो 24 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप और नीचे हो गया 48।
24 टू द 48, 2 1 2, 2 1 2, 2 टू द 4, दैट मीन्स 12 ओम आपका आ गया है आरपी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? 12 ओम क्या आ गया है? आरपी आ गया है। करंट निकालनी है, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आरपी। वोल्टेज कितना है? 220 और आरपी कितना है? 12। आज जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.33 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। दो कॉइल्स हैं, पहले उसे 220 वोल्ट की सप्लाई से अलग अलग कनेक्ट किया गया है। एक कॉइल है ए, एक कॉइल है बी, और दोनों का 24 ओम की रेजिस्टेंस है। तो पहले इसे कनेक्ट किया तो करंट हमारा आया 9.1667, और करंट सेम होगा क्योंकि दोनों की सप्लाई सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, पहला वाला केस। दूसरे वाले केस में उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, फिर हमने करंट ये निकाल लिया आपका 4.5833। तीसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया, और पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला आरपी, और फिर उसके बाद हमने उसकी करंट निकाली, वो आ गई 18.33 एम्पियर। अंडरस्टूड? अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला क्या है? 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर से, तो उस केस में पावर निकालनी है। और सेकंड केस में क्या है? 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है जब 12 ओम और 2 ओम काय में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दोनों केसेस में हमें पावर फाइंड आउट करनी है और उनको कंपेयर करना है, कौन सी पावर ग्रेटर है, कौन सी पावर लेस है। अंडरस्टूड? चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या केस दे रखा है? पहले वाला केस मैंने डाल दिया है यहां पे। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है? 1 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है भैया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया यार। ठीक है, आप सप्लाई कितनी दे रहे हैं इसे? 6 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं इसे। ठीक है ना? तो इस केस में पावर निकाली, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालो भाई। तो आर एस निकालो, 1 + 2 कितना आ गया? 3 ओम आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब करंट निकालो, करंट कितनी आ गई? V अपॉन आर एस। आर वी कितना है यहां पर? 6, और आर एस कितना है? 3, तो कितना आ गई? 2 एम्पियर। ये करंट आ गई यहां पर। ठीक है ना? अब पावर निकालनी है, किसमें बोल रहे हैं? कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टर्स, यानी कि 2 ओम रेजिस्टर्स में पावर कितनी होगी, यानी कि इस रेजिस्टर में पावर कितनी होगी। तो निकालिए पावर इन 2 ओम रेजिस्टर्स, पावर इन 2 ओम रेजिस्टर कैसे निकालेंगे? P = I² R। ठीक है, I की वैल्यू पुट कीजिए 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट रखिए 3, 2 टू द 4 और 3, तो 3 4 12 वॉट ये पावर होगी किसमें? 2 ओम के रेजिस्टेंस में। सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस मुझे पुट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे इक्विवेलेंट नहीं आएगा, यहां 2 ओम वाला आएगा। तो 2 ओम के हिसाब से ये वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, ये आएगी कितनी आएगी? 4 2 8, यानी कि 8 वॉट हमारी वैल्यू आ गई है। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या पैरेलल में कनेक्टेड है? 12 ओम वाला रेजिस्टर्स है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे रेजिस्टर से। एक है 12 ओम, एक है कितना? 2 ओम, और वो पैरेलल में कनेक्टेड है कितनी सप्लाई से? सप्लाई कितनी दे रहे हैं इसे? सप्लाई इस बार 4 वोल्ट है, जरा देखें बुक में 4 वोल्ट है। ठीक है ना? अब अगेन निकालना है 2 ओम रेजिस्टर्स में पावर कितनी होगी। कौन से रेजिस्टर में? 2 ओम रेजिस्टर्स में पावर कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से आई करंट जा रही है, यहां पे आई होगी, बट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगी? I1, और यहां पे कितनी हो जाएगी? I2। ठीक है ना? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप I1 करंट निकाल लीजिए, क्योंकि I1 करंट मेरे पास आ गई तो मैं पावर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप I1 निकालिए। I1 कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले I1 निकालिए। I1 कैसे निकलेगा? I1 = V अपॉन R1
V की वैल्यू कितनी है 4 और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 कितना है, R1 जो है इसको मान लीजिए और R2 आप इसको मान लीजिए, तो R1 कितना हो गया 2, तो दैट मीन्स 2 एम्पियर आपकी ये करंट आ गई है। तो पावर निकालनी है किसमें, 2 ओम रेजिस्टर्स में। तो पावर इन 2 ओम रेजिस्टर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 4 का स्क्वायर, आर कितना है यानी कि 2 ओम रेजिस्टर्स की बात हो रही है, 2 पुट कर दिया, 4 4 द 16 और 2, तो 2 8 द 16 कितना आ गया 8 वॉट आ गई। यानी कि दोनों ही केसेस में हमारी जो पावर आ रही है वो 8 वॉट आ रही है, दोनों ही केसेस में, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में पावर 8 वॉट है। सो बोथ केसेस द 2 ओम रेजिस्टर्स यूजेस 8 वॉट। क्या लिखेंगे यहां पे आप, एक लिख दीजिए आप स्टेटमेंट। सो बोथ केसेस द 2 ओम रेजिस्टर्स यूजेस 8 वॉट। दोनों ही केसेस में 2 ओम का रेजिस्टर जो है वो 8 वॉट यूज करेगा। क्लियर है ना बात। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है, सिंपल। और सीरीज में कनेक्ट करके उसकी पावर निकाल ली किसमें, 2 ओम के रेजिस्टर्स में, फिर पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी पावर निकाली 2 ओम के रेजिस्टर्स में, फिर दोनों पावर को कंपेयर किया, दोनों पावर 8 वॉट आ रही है, सिंपल। सो बोथ केसेस द 2 ओम रेजिस्टर्स यूजेस 8 वॉट। क्लियर है बात, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 2 लैंप्स हैं और 2 लैंप्स किस तरह से हैं, 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट। क्या आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है इस 100 वॉट 220 वोल्ट का मतलब क्या है। मतलब लैंप जो है वो ऑपरेट करेगा 220 वोल्ट पर और कंज्यूम करेगा 100 वॉट एनर्जी। सेम एज इट इज यहां पर जो 60 वॉट का बल्ब जो है 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा और 60 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। कोई मेन सप्लाई है किससे, मेन सप्लाई आपके पास 220 वोल्ट है, तो वॉट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट। तो मतलब कितने करंट की इनको आवश्यकता पड़ेगी तो वो हमें निकालना है, इनके टोटल करंट निकालना है। सिंपल बोलूं तो टोटल करंट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए मैं इसका सॉल्व करता हूं। देखिए 2 लैंप है मेरे पास और दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक लैंप ये हो गया और दूसरा लैंप मेरे पास वो ये हो गया, ठीक है। दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक है 100 वॉट का और दूसरा है 60 वॉट का, बट एक शर्त है, दोनों ही कैसे कनेक्टेड हैं, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड हैं। क्लियर है बात, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब इसमें करंट कितनी चाहिए, इसको ये हमें निकालना है, टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पे तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, I1 I2 जाएगी, बट टोटल करंट तो निकाल सकते हैं ना। तो टोटल करंट निकाल लीजिए आप। तो टोटल करंट कैसे निकालें, पहले I1 निकाल लीजिए। I1 इज इक्वल टू V, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI करिए पहले, सबसे पहले आप P इज इक्वल टू VI होता है, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हो गया, ठीक है। तो यहां पे I1 निकालना है, तो I1 कितना हो गया, यानी कि पावर P1, इसकी पावर अलग होगी 60 वॉट वाले की, उसकी पावर अलग है, दोनों की अलग अलग है, तो इसकी पावर को P1 मान लिया, P1 अपॉन V, लेकिन सप्लाई तो सेम है ना। तो निकाल लीजिए P1 कितनी है 60, इसको P1 मान लीजिए आप और इसको P2 मान लीजिए, तो 60 अपॉन कितनी हो गई 220। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.2727, इतनी करंट आई मेरे पास, फर्स्ट वाली करंट यानी कि I1 की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई है मेरे पास I1 की वैल्यू।
अब I2 मैं निकालता हूं, I2 कैसे निकलेगा, I2 P2 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन V हो गया, ठीक है। P2 कितना है 100, ठीक है, लेकिन सप्लाई तो सेम है ना भाई 220। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.4545 आ गई, ठीक है। आप नेट करंट निकालिए यानी कि टोटल करंट, टोटल करंट कैसे आएगी, टोटल आई टोटल यानी कि I1 प्लस I2, ठीक है, ठीक है। 0.2727 प्लस 0.4545 मैंने रिपीट कर दिया है जान के। आप जब इसे ऐड करेंगे तो 0.7245 एम्पियर ये आपकी आई टोटल यानी कि टोटल करंट आपकी फाइंड आउट हो गई है। क्लियर है ना बात, ठीक है। बाकी वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव टुवर्ड द 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। विच यूजेस मोर एनर्जी अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। मतलब इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी ज्यादा यूज कर रहा है, इनके ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ये टीवी सेट जो कि 250 वॉट का है और जो टोस्टर है वो 1200 वॉट का है, वो 10 मिनट के लिए चल रहा है और ये 1 घंटे के लिए चल रहा है। तो बताइए कौन सा इसमें से टीवी सेट या फिर टोस्टर कौन सा एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, किसके द्वारा, एनर्जी कंजम्पशन निकालनी है टीवी के द्वारा, यानी कि एनर्जी कंज्यूम बाई टीवी सेट। तो कितनी होगी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको एनर्जी कंजम्पशन का, E इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी मस्ट होता है एनर्जी कंजम्पशन में। तो पावर कितनी है टीवी की 250, ठीक है, और कितने टाइम के लिए ये चल रहा है टीवी 1 आवर के लिए, तो 250 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। कौन कौन टीवी, 250 वॉट आवर कौन करेगा, टीवी। अब एनर्जी कंजम्पशन निकाल लीजिए आप बाय टोस्टर, एनर्जी कंजम्पशन बाय टोस्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, किसके द्वारा, टोस्टर के द्वारा आप एनर्जी कंजम्पशन निकाल लीजिए। टोस्टर के द्वारा जब आप एनर्जी कंज्यूम निकालें कितने टाइम में, इन 10 मिनट, और वो कितने टाइम के लिए चल रहा था, इन 1 आवर, ठीक है ना। ये तो E इज इक्वल टू PT लगाएंगे एनर्जी कंजम्पशन के लिए। पावर कितनी है टोस्टर की, टोस्टर की पावर आपके पास 1200 दे रखी है वॉट, और टाइम कितना है 10 मिनट। मिनट को सबसे पहले आवर में कन्वर्ट कीजिए आप, और 10 अपॉन 60 से डिवाइड कर दिया, आवर में कन्वर्ट हो गया। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 1 6, 6 2 12, 2 0 सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया 200 वॉट आवर। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसमें से मुझे बताइए कौन सी एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, इसका मतलब टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी, टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी देन टोस्टर। तो क्या लिखेंगे आप, टीवी सेट कंज्यूम्ड मोर एनर्जी देन टोस्टर। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर। मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, उसमें 15 एम्पियर सप्लाई हो रही है, कितने टाइम के लिए, 2 आवर के लिए, फ्रॉम द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई
में से, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर, मतलब कितनी हीट डेवलप होगी वो हीट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी हीट डेवलप होगी वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस गिवन है। कितना है इसका ये रेजिस्टेंस, 8 ओम, राइट, ठीक है। करंट दे रखी है, सप्लाई कितनी मिल रही है उसे, 15 एम्पियर, ये भी गिवन है आपको। और कितने टाइम के लिए हो रही है सप्लाई, वो 2 घंटे के लिए, ये भी आपको गिवन है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको बताया था, उसका एक फॉर्मूला बताया था, H = VIT बताया था। अब यहां पर मुझे सप्लाई तो देने रखी, तो मैं ओम्स लॉ लगा के इसको IR में कन्वर्ट कर लूं। V = IR होता है, तो यहां पे I × R × I × T क्या हो जाएगा, I × I² RT, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया है। अब I की वैल्यू कितनी है 15, वो आपने पुट कर दी यहां पर। R की वैल्यू कितनी है 8, पुट कर दी यहां पर। कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए हो रहा है। अब R को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले R को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट में हो गया, फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड में हो गया, ठीक है। तो यहां पर 60 × 60 ये आपका कन्वर्टेड हो गया है। क्लियर है ना बात इतनी, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां सबकी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी 12960 और 000, ये जूल, इतनी हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। अब इसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं 1296 और 1 2 3 4 10⁴ हो गया ये 1 2 3 4। अब मैं यहां पर अगर स्टैंडर्ड में लिखूं 1.296, तो यहां पर 3 0 बढ़ जाएंगे पावर में, तो कितना हो जाएगा 10⁷, क्योंकि इधर मैं अगर पॉइंट बढ़ा खिसकाता हूं तो इधर पावर बढ़ती है, और इधर पॉइंट कम करता हूं तो इधर पावर घटती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इतने जूल हीट प्रोड्यूस होगी उसमें। समझ गए बात आप मेरी, नहीं समझे, मतलब कोई रेजिस्टेंस है हीटर का 8 ओम, करंट उसमें ड्रॉ हो रही है 15 एम्पियर 2 घंटे के लिए, तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ थियोरटिकल है और कुछ काफी इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ते हैं। एक्सप्लेन, इन सबको टर्म को एक्सप्लेन करना है। व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। क्यों टंगस्टन यूज किया जाता है ज्यादातर जो लैम्प के फिलामेंट होते हैं उनमें, क्यों टंगस्टन यूज किया जाता है। तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो कैन बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर वो हीट हो सकता है विदाउट मेल्टिंग, और वो मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस उसका लो होता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरा थ्योरेटिकल लिख देता हूं आपको, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, व्हाई टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट, यही तो था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको। तो इसमें एक थ्योरेटिकल थ्योरी लिखेंगे, छोटा सा नोट, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, और कितना होता है ये भी मैं नोट कर देता हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, 3420 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं बताएगा, यहीं पर ही मिलेगा आपको स्टडी कोच पे, इतना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। सो इट कैन बी हीटेड, वो हीटेड हो सकता है टू हाई
टू हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर वो हीटेड हो सकता है विदाउट मेल्टिंग। कैसे? विदाउट मेल्टिंग, विदाउट मेल्टिंग, ठीक है ना। यहां पर हाई टेम्परेचर पे हीटेड का मतलब क्या है? ब्राइट लाइट, मतलब वो ब्लो करेगा, यानी कि ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा। यहां पे लिख सकते हैं आप ब्राइट लाइट, लाइट ही तो देगा जब वो हीट करेगा। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल। क्यों ये एलॉय के बने होते हैं और प्योर मेटल के बने हुए नहीं होते? बताते हैं हम आपको क्यों होता है, हम बैठे तो हैं यहां पर। तो सेकंड वाले में एलॉय के क्यों होता है, ऐसा क्यों है? एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीडाइजिंग क्विकली। तो ये सेकंड वाले का हो गया आपका। सी वाला पार्ट चलते हैं। सी वाले में क्या है? वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज क्यों नहीं किया जाता है, जरा बताएं। मैं बताता हूं आपको क्यों यूज नहीं किया जाता है, बताता हूं मैं आपको। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल appliances share same current, सभी appliances सेम करंट शेयर करते हैं। तो क्या होगा अगर सेम करंट करेंगे? इफ वन डिवाइस गेट फ्यूज्ड, अगर एक डिवाइस फ्यूज्ड हो जाती है और शॉर्ट सर्किट, हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, so all device in the circuit stop working, सभी डिवाइस काम करना बंद हो जाएंगी। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। डी वाले में क्या है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्यों वेरी करता है ये बताते हैं। चलिए हम बैठे तो हैं बताने के लिए। देखें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये आपको पता है। तो रेजिस्टेंस आर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज inversely proportional to its cross section, area of cross section। सो R क्या होगा? रो L अपॉन A। तो मतलब जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जब हम एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यही डिफरेंस है। तो अब ई वाला पॉइंट लेके चलते हैं। डी ऑप्शन देखिए, वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। क्यों कॉपर और एल्युमिनियम वायर को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है? पहली बात, कॉपर थोड़ा महंगा होता है एल्युमिनियम से, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए तो एल्युमिनियम यूज करेंगे, और घर में छोटे मोटे सर्किट होते हैं उनके लिए कॉपर का यूज करते हैं, ये रीजन है। और दूसरा पॉइंट यह है, दोनों की रेजिस्टिविटी लो होती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब रेजिस्टिविटी लो होगी तो वो कंडक्टर अच्छे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से बहने देगा, यानी कि अलाउ करेगा, ये रीजन है। समझे ना? तो मैं आपको नोट कर देता हूं और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या नोट है ये? बोथ हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों की लो रेजिस्टिविटी होती है। तो जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टर अच्छा होगा। कॉपर हैज हायर कंडक्टिविटी एंड इज कॉमनली यूज फॉर शॉर्टर रन। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होता है। और
हाउस वायरिंग में उसका यूज होता है। एल्युमिनियम इज लाइटर एंड चीपर, और एल्युमिनियम सस्ता होता है और हल्का होता है, इसलिए वो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट कितना आराम से हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस शर्त क्या थी, सबसे पहले वो वीडियो देखनी है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उस कॉन्सेप्ट के बाद हमारी कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया है, आप सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी के सभी कॉन्सेप्ट सीख कर आएं और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें खुद से। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो आपको जिस लेक्चर पे चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।